Hello everyone. So here I am proceeding with the second series of MCQs for PhD entrance examination. The topic would be research methodology and it will be completely based on the guidelines of University of Lucknow. So let's proceed without wasting further time. Okay, so the first question says the variable that is manipulated by the researcher is called. Among the options the correct answer will be independent variable because dependent variable वो होता है जिस पे हमें रिजल्ट देखना होता है, जिस पे रिजल्ट एक्चुअली होता है. इंडिपेंडेंट होता है जो कि कॉज होता है चेंज का. सेकेंड क्वेश्चन सेज द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड टू सी द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज दिस इज द वेरिएबल जिस पे हम एक्चुअल कॉज का इफेक्ट देखेंगे. जैसे मैंने पिछली वीडियो में जो एग्जाम्पल दिया था आपको स्टडी आवर्स का, दैट कैन बी understood from here. Third question says in a study examining the effect of study hours on exam scores, exam score is a dependent variable because जो हमारे study hours हैं वो हमारे independent है and exam scores हमारे dependent कहलाएगा क्योंकि study hours का effect हमें exam के scores पे देखना है. Next question says variables that influence the dependent variable but are not of primary interest are the extraneous variables because extraneous variables हमारे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं. जैसे कि जो मैंने वीडियो प्रिपेयर की थी उसमें जो एग्जांपल मैंने लिया था कि अगर स्टडी आवर्स का हम मार्क्स पे इफेक्ट देख रहे हैं सो इन दैट केस नॉइज है, डिस्टर्बेंस है, मेंटल स्ट्रेस है, ये सारा हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा. एंड फिफ्थ सेज एक्सोजेनस वेरिएबल्स आर outside the model and not influenced by other variables because as I told exogenous variables are the macro variables that are affecting your study. Next question says failure to control extraneous variables leads to, इसका आंसर हमारा कॉन्फाउंडिंग आएगा क्योंकि कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल जो होता है वो हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ही होते हैं. कॉन्फाउंडिंग का रिलेशनशिप मैं आपको अभी समझाती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ कॉन्फाउंडेड रिलेशनशिप अकर्स व्हेन इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल इज मिक्स्ड विद अनदर बिकॉज जैसा मैंने कहा कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हमारे कॉन्फाउंडेड वेरिएबल्स हैं जिसमें एक थर्ड वेरिएबल जिसका उस रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है, ना वो डिपेंडेंट है ना वो इंडिपेंडेंट है, बट वो स्टडी को अफेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स प्राइमरीली अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट्स. तो ये आपका यहाँ पे आंसर बी आएगा. तो सबसे पहले कन्फाउंडिंग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स या कन्फाउंडिंग रिलेशनशिप क्या होती है इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमने ये बोला कि आइसक्रीम की सेल्स इंक्रीज़ हो रही है और साथ ही साथ ड्राउनिंग केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो आइसक्रीम की सेल बढ़ने में और लोगों के डूबने में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है. जब इस स्टडी को आप इन डेप्थ समझोगे तो ये जानोगे कि समर्स इंक्रीज़ हो रही हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ रहा है और स्विमिंग एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और स्विमिंग एक्टिविटी बढ़ने की वजह से ड्राउनिंग केसेस बढ़ रहे हैं. सो कंफाउंडिंग रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप हुआ जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, एक हिडन वेरिएबल की वजह से एक रिलेशनशिप कह सकते हो आप या फिर एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है जबकि डायरेक्ट सेंस में आप उसको कभी समझ नहीं सकते हो. तो यहाँ पे आइसक्रीम सेल्स और ड्राउनिंग केसेस दो अलग अलग बातें हो गई जिनका एक कंबाइंड इफेक्ट होने की वजह है हमारा इंक्रीज इन दी टेम्परेचर. नाइन्थ क्वेश्चन है अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट. टेंटेटिव स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि उसको हमें अपनी जो हमारी रिसर्च है उसके ड्यू कोर्स में उसे फॉल्स या ट्रू हमें प्रूव करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ नल हाइपोथेसिस स्टेट्स देयर इज नो रिलेशनशिप. H0 होता है ना हमारा नल, तो H0 इज ऑलवेज नो रिलेशनशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज. आंसर होगा नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिकॉज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होती है जो कि ना सिर्फ रिलेशनशिप बताती है वेरिएबल्स का बट ऑल्सो इट टेल्स वेदर दैट रिलेशनशिप इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप हो गया. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज आर बेसिकली व्हाट दे आर साइंटिफिक. सो जो मेरी वीडियो है अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च यू
can check out what are the requisites of experimental research. Next, non-experimental research includes surveys, because these are not done in labs. Non-experimental research, why do they include surveys? Because बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के क्राइटेरियंस हैं. नेक्स्ट इज randomization is mainly used in experimental design. Next we have exploratory research is used when the problem is unclear. Exploratory means what? हमें कुछ explore करना है. We have to find out about something. So here when the problem is unclear, इसको हम बोलते हैं हमारा exploratory research. Next question says a common method in exploratory research is the focus group, because again we are trying to find out something new. Next, descriptive research aims to describe the characteristics. As I've told earlier, descriptive में हम as it is facts को present कर देते हैं, उसमें हम explain नहीं करते क्यों, कैसे और क्या, just describing the characteristics as they are. Next, diagnostic research focuses upon identifying the causes. Diagnostic research को आप कैसे समझ सकते हो? जब आप diagnostic center जाते हो और अपना टेस्ट कराने के लिए, तो वो diagnostic में आप क्या करते हो? Causes find out करते हो कि आप बीमार क्यों पड़ रहे हो. So that is your diagnostic research का example. इसको इससे याद रखना. Next is survey method is commonly used in descriptive research. सर्वे किया हमने, रिजल्ट्स आए, उसको as it is प्रेजेंट कर दिया, वो हमारा सर्वे मेथड हुआ, एंड ये मोस्ट कॉमन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में. नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च इज जनरली conclusive, because we have to conclude something from the tests that we have done, कि हमारा स्टेटमेंट जो हमने टेंटेटिव स्टेटमेंट्स बनाए थे उसमें से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, H0 ट्रू है या H1 ट्रू है, या फिर वाइस वर्सा कौन सा फॉल्स है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर ड्रॉइंग द कंक्लूजन्स. Next question says causal research is another name for hypothesis testing research. Very simple. Next, the principle of randomization helps in bias reduction. Why? Because randomization का एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जिससे randomization का एक प्रीवियस क्वेश्चन भी आया है अभी सीरीज में. तो पहले randomization समझ लो. सपोज कोई टीचर है और वो कोई नई टीचिंग मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं. इन दैट केस, इन अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स, मान लो एक क्लास में 60 बच्चे हैं, द टीचर इज डिवाइडिंग द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स. ग्रुप ए में 30 बच्चे, ग्रुप बी में 30 बच्चे. ये रैंडम सिलेक्शन है, टॉपर्स या एवरेज स्टूडेंट्स का कोई डिवीजन नहीं है, जस्ट अ रैंडम सिलेक्शन. ग्रुप ए में क्या किया टीचर ने? ग्रुप ए को नई टीचिंग मेथोडोलॉजी से पढ़ाया और ग्रुप बी को उसी ट्रेडिशनल पुरानी टेक्निक से पढ़ाया. नाउ टेस्टिंग कि नई टेक्नोलॉजी से अगर कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है बच्चों में, दैट मीन्स द न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी इज वर्किंग वेल एंड इट शुड बी अडॉप्टेड. अगर नहीं आ रहा है तो ट्रेडिशनल वाले पे ही हम मूव कर सकते हैं. सो यहाँ पे रैंडमाइजेशन में क्या हुआ, बिना बायस के 2 ग्रुप्स बनाए गए और उनको चेक किया गया कि कौन सा टीचिंग मेथोडोलॉजी बेटर इम्प्रूवमेंट ला रहा है स्टूडेंट्स में. सो दिस इज रैंडमाइजेशन. बेस्ट इज बायस रिडक्शन इसका रीजन होता है. रेप्लिकेशन मीन्स रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट्स. वेरी सिंपल एज द नेम सजेस्ट. नेक्स्ट, लोकल कंट्रोल रेफर्स टू, इसका आंसर होगा ब्लॉकिंग टेक्निक. बिकॉज लोकल कंट्रोल्स क्या होते हैं? लोकल कंट्रोल्स आर बेसिकली यू कैन से द टेक्निक ऑफ रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. इसमें वी आर ग्रुपिंग द सिमिलर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इनटू ब्लॉक्स, जिसको हम ब्लॉकिंग टेक्निक बोलते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन सेज द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. Very simple: randomization, replication and local control. So that's all for today. See you in the next video.